खबर है इस वक्त सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी को लेकर। आपको बता दें अब एक बार फिर से ये मामला सामने आया है और धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की ये एक बार फिर से सबसे बड़ी खबर है जहां एक्टर सलमान खान को फिर से धमकी मिली है और धमकी देने वाले ने 2 करोड़ की मांग भी की है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर इस वक्त खबर आ रही है, हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस पर नजर बनाए हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक बार फिर से धमकी को लेकर ये खबर मिल रही है। राजीव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव बताएं क्या खबर। देखिए, मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया जिसमें सलमान खान को धमकी दी गई और 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। फिलहाल इस धमकी के आने के बाद में वर्ली पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है और जिस नंबर से ये मैसेज आया था उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर धमकी देने वाला शख्स कौन है। हालांकि उसने इस अपने थ्रेट में किसी गैंग से या फिर विष्णुई गैंग से ताल्लुक होने जैसी कोई जानकारी नहीं दी, धमकी जरूर दी है। फिलहाल उस शख्स की तलाश की जा रही है, FIR दर्ज किया गया है। पुलिस अभी इस पूरे मामले में सिर्फ ये कह रही कि FIR दर्ज किया गया है, लेकिन शख्स कौन है, कहां से मैसेज किया गया, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था, क्योंकि इसके पहले भी ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप नंबर पर धमकी देने का मामला सामने आया था, जिसमें बाद में पता चला कि ये शख्स जो है वो शरारत कर रहा था। लेकिन पुलिस सलमान से जुड़े किसी भी मामले को लेकर बेहद गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि लगातार सलमान खान को थ्रेट मिल रही है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। फिलहाल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जिस शख्स ने धमकी दी थी उसकी तलाश की जा रही है। चलिए नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। तो धमकी देने वाले ने 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है और मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को जिस तरीके से ये धमकी मिली है, सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी के बारे में ये हमारे सहयोगी राजीव हमें बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस कॉल के आने के बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल खबर यही है कि धमकी देने वाले ने 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है और मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी का ये संदेश, ये मैसेज दिया गया है। और खबर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी, जहां महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। 6 ऐसी सीटें हैं जहां गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ ही सहयोगी दलों ने प्रत्याशियों को उतारा है। शेतकारी कामगार पक्ष, समाजवादी पार्टी और CPM के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 6 सीटों पर MV उम्मीदवारों में ही मुकाबले को लेकर भी खबर है। और महाविकास अघाड़ी के खिलाफ 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, शेतकारी कामगार पक्ष और CPM ने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से भिवंडी में पूर्व सीट से रईस शेख और मानखुर्द से अबू आजमी। आपको बता दें शेतकारी कामगार पक्ष की ओर से पेरसीन से अतुल महात्रे और अलीबाग से चित्रलेखा पाटिल और CPM की ओर से कालवन सीट से जीवा पाडू गावित और डहाडू सीट से विनोद निकोले मैदान में हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी अब कहां पर फ्रेंडली फाइट कर रही है, उसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से UBT के तानाजी सातपुते, शिवसेना UBT के सांगली से चुनावी मैदान में मिर्च और मोहन वनखड़े कांग्रेस। हालांकि ये बात इस लिहाज से आपके सामने रख रहे हैं जहां जानिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी MVA में सीटों पर अभी भी खींचतान को लेकर खबरें हैं और 3 बड़े घटक दलों में बराबर सीटों के फॉर्मूले का ऐलान हुआ है। लेकिन कई सीटों पर जहां शिवसेना UBT और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं, ये ग्राफिकली वही इंफॉर्मेशन आपके सामने है जहां देखिए किस तरीके से इस फ्रेंडली फाइट को लेकर मिरज सांगली से तानाजी सातपुते शिवसेना UBT से हैं और उनके सामने मोहन वनखड़े हैं जो कांग्रेस से हैं। जबकि अब सांगोला की बात हमने करी, इसके बाद सांगोला सोलापुर से जहां देखिए बाबा साहब देशमुख शेतकरी कामगार पक्ष से, उनके सामने शिवसेना UBT से दीपक आबा सालुखे। हालांकि ये जो फ्रेंडली फाइट को लेकर खबर आ रही है, इसमें सोलापुर का पंढरपुर भी है, जहां पर देखिए किस तरीके से भागीरथ भालके जो कि कांग्रेस से हैं, उनके सामने NCP शरद गुट से अनिल सावंत है चुनावी मैदान में। हालांकि परांठा की बात यहां पर इसलिए क्योंकि उस्मानाबाद में ही देखा जा रहा है कि किस तरीके से शिवसेना UBT से रणजीत पाटिल के सामने NCP शरद गुट से राहुल महारुद्र मोटे चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें एक और जगह का जिक्र करेंगे और वो है यवतमाल। यवतमाल में दिग्रस से शिवसेना UBT के पवन जायसवाल के सामने है कांग्रेस के माणिक राव ठाकरे। हालांकि यही देखा जा रहा है कि किस चुनावी रणनीति के तहत ये फैसले लिए गए हैं और इसमें यह भी बता दें कि कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
माणिकराव ठाकरे 20 साल बाद विधानसभा चुनाव में वो उतरे हैं। हालांकि जिस लिहाज से ये फैसले लिए गए हैं, इस पर भी हमारे सहयोगी राजीव सिंह की नजर रही है। राजीव, क्या जानकारी फिलहाल इस बारे में मिल पा रही है, क्योंकि इसी फ्रेंडली फाइट को लेकर देखते हुए फैसला लिया गया, इसकी वजह क्या रही? देखिए, जिन आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, फ्रेंडली फाइट, दरअसल वो उतना आसान है नहीं। मामला शीट शेयरिंग का 1.5 से 2 महीने तक लगातार बैठकें चलती रही और नामांकन के आखिरी दिन से 24 घंटे पहले संजय राउत ने कहा कि अब कोई चर्चा नहीं होगी, चैप्टर क्लोज, फाइल बंद। उसके बाद में कई ऐसी सीटें घोषित की गई जहां पर एक दूसरे के प्रत्याशी आमने सामने थे। उसके पहले की भी लिस्ट में त्रुटियां थी, जिसे खुद यूबीटी की तरफ से संजय राउत ने बयान दिया था कि लिस्ट में बदलाव किया जाएगा, लेकिन बदलाव नहीं किया गया, ऐसी स्थिति आई नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में क्या तीनों दल जो हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर कोई अनबन है क्या? अगर अनबन है, ये चीज नजर आ रही है क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, क्योंकि उनके जो स्थानीय इकाई है उस बात के खिलाफ है कि सीटें पर्टिकुलर दूसरी पार्टी के खाते में जाए। ऐसी स्थिति एमबीए के अलावा एनडीए में भी देखने को मिल रही, महायुति में भी, जहां पर 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे गए हैं। फिलहाल आज महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से, जिसमें प्रभारी चरिंतला भी मौजूद रहेंगे, नाना पटोले मौजूद रहेंगे, वर्षा गायकवाड़ मौजूद रहेंगे और ये तमाम लोग बैठक करेंगे और उसके बाद फिर एक दूसरे सहयोगियों के साथ में बैठक करेंगे, ताकि कोशिश यही है कि जो आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ खुद लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराया जाए, ताकि लोगों में मैसेज ठीक जाए और वो सीटें जो है उसको गेन करने में उन्हें फायदा मिले। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक होनी है, हालांकि समय अभी बताया नहीं गया, लेकिन जानकारी के मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की बैठक आज रात तक हो सकती है इस पूरे मामले में। चलिए, तो सीट शेयरिंग पर क्योंकि कंफ्यूजन बरकरार थी, उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये फैसला सामने आ रहा है। लेकिन राजीव हमें बता रहे हैं कि अभी भी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी रहने वाला है और देखना यही होगा कि इन बैठकों के बाद किस तरीके से बड़ा फैसला लिया जाता है, क्योंकि गठबंधन में ही 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट को लेकर ये खबर सामने आ रही है और यह भी माना जा रहा है कि ऐसे में मैसेज सही नहीं जाएगा। लेकिन गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने अब मैदान में कैसे डटे हुए हैं, उसी की जानकारी आपके सामने। अगली खबर महाराष्ट्र एनडीए में जारी घमासान को लेकर है, जहां नवाब मलिक को लेकर बीजेपी का बयान भी सामने आया है और बीजेपी नवाब मलिक के लिए नहीं करेगी प्रचार। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार की तरफ से यह दावा किया गया है। गैंगस्टर दाऊद से जुड़े होने का हवाला दिया गया। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही। आपको बता दें, नवाब मलिक को अजीत पवार गुट से मैदान में मानखुर्द शिवाजी से टिकट दी गई है और एक नजर अब आपके सामने उस लिहाज से है जहां अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच सियासी घमासान को लेकर खबर समझिए। कहा यह जा रहा है कि नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ अबू आजमी ने ही अपनी पार्टी के फहद अहमद को शरद गुट से टिकट दिलवाई, जिससे नवाब मलिक नाराज हो गए और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अपने पिता की सीट अणुशक्ति नगर से अजीत पवार गुट की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में नामांकन खत्म हो चुका है, जिसके बाद 288 सीटों पर कौन पार्टी कितनी सीटों पर किस्मत आजमा रही है ये भी अब साफ हो गया है। इसलिए ग्राफिकली इंफॉर्मेशन वॉल पर यही डिटेल आपके सामने रख देते हैं, जहां देखिए किस तरीके से महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा 152 सीटें लड़ रही है और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से ये बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि अपने खाते से उसने 4 सीट अपने सहयोगियों को दी है और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है, जबकि अजीत पवार गुट की 52 सीटें। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि 52 प्रत्याशी जिस तरीके से मैदान में है, दरअसल अजीत पवार की पार्टी से लड़ रहे नवाब मलिक ने नामांकन के 2 फॉर्म भर दिए, इसलिए ये आंकड़ा अब एक ज्यादा है। अब ये एक और इंफॉर्मेशन एमवीए में किसे कितनी सीटें दी गई हैं, जहां देखिए कांग्रेस 102 सीटों के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट 89 सीटें, एनसीपी शरद गुट 87 सीटें और जो बाकी छोटे दल हैं वो 13 सीटें फिलहाल यहां पर जिस तरीके से ऐलान किया गया है उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस चुनावी रण में एमवीए की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं।
इस बीच आज की एक और बड़ी खबर है, जहां आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। केवड़िया के एकता नगर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर खबर, जहां पीएम आपको बता दें कल एकता दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज से 2 दिन का ये गुजरात दौरा क्या रहेगा, आज के कार्यक्रम फिलहाल आपके सामने इंफॉर्मेशन, क्योंकि गुजरात को दिवाली की सौगात पीएम देंगे। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। 280 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की लागत है और 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हालांकि गुरुवार के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी आपके सामने, क्योंकि आपको बता दें राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि देंगे, एकता दिवस की शपथ भी दिलाएंगे और परेड भी देखेंगे। किंजल मिश्रा इस वक्त संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस बारे में किंजल, क्या कार्यक्रम फिलहाल इस वक्त पीएम कहां पर है, 2 दिन के दौरे को देखते हुए दिवाली पर मिलने वाली सौगात के बारे में फिलहाल क्या खबर? देखिए, दिवाली जिस तरह से कह सकते हैं कि पर्व है प्रकाश का, उस प्रकाश के पर्व में जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात आ रहे हैं तो गुजरात के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम उनके दौरे की बात करें तो 5:30 बजे वो नर्मदा केवड़िया कॉलोनी है वहां पे आ जाएंगे। उसके बाद वो सीधे एकता नगर जाएंगे। वहां पे जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह से आपने बताया करीबन 290 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उसके शिलान्यास और खातमुहूर्त हैं। उसके बाद ये जो सब काफी समय से यहाँ पे जो सनदी ऑफिसर्स हैं, IAS IPS है, उनका एक जो प्रोग्राम है आरंभ नाम से है, ये आरंभ प्रोजेक्ट का 6ठा प्रोग्राम है, वहाँ पे वो उपस्थित रहेंगे। सबसे महज इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार जो उनका रात्रि निवास है वो खुद केवड़िया में है। अगर हम केवड़िया की बात करें तो केवड़िया वो ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है कि जो प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे थे तब उन्होंने देखा था। तो जब 7:30 से वो पूरी रात पे हैं तो माना जाता है कि रात को काफी सारे जो प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं, उनका वो जो पूरा भ्रमण है कर सकते हैं, जायजा है वो ले सकते हैं। उसी के साथ दूसरे दिन की हम बात करें, दूसरे दिन बहुत ही कह सकते हैं नज़ारा जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल का पुष्पांजलि वो करेंगे, तब ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होने वाली है। 7:30 बजे जब एकता परेड होगी तो एकता परेड में भी वो प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं वो जो आकार ले रहे हैं उनके सारे लोकार्पण और शिलान्यास भी आज होने वाले हैं। यानी भव्य तस्वीरों का अब इंतजार किंजल रहेगा, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया। एक और बड़ी खबर है, आतंकियों की घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अखनूर ऑपरेशन में मारे गए 3 आतंकियों को लेकर खबर। लगातार जारी ऑपरेशन के बीच खबरें ये आ रही हैं कि आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और फिलहाल ये साफ हो गया कि किस तरीके से आतंकियों की घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि लगातार अखनूर ऑपरेशन के दौरान जो जानकारियां मिल रही हैं उससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। 2 तस्वीरें भी एक साथ अब आपके सामने, क्योंकि जहां आतंक पर सुरक्षा बलों ने प्रहार किया वो तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में आतंकियों की बड़ी साजिश के पर्दाफाश को लेकर भी खबर आ रही है। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये दूसरी तस्वीर है जिससे जाहिर है कि आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे। फिलहाल अखनूर ऑपरेशन को लेकर सेना की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सेना की तरफ से कहा गया कि हमारे जांबाज जवानों ने 3 आतंकियों का खात्मा किया है। हमारे अटैक की वजह से आतंकी जिस मकसद से आए थे वो पूरा नहीं हुआ। हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से JKP का वहाँ पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज़ करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन अब ऑपरेशन के दौरान अखनूर में ही आतंकियों के पास से घातक हथियार भी जब्त किए गए हैं। इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, जहां खबर है कि एक M4 राइफल,
3 M4 मैगजीन, 2 AK-47 राइफल, 8 AK मैगजीन और साथ ही 1 पिस्टल, 3 चाकू और 1 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। तो आतंकियों के पास से बरामद किए गए हथियारों के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पुलवामा में आतंकी हमले को नाकाम किया गया है और 10 ग्रेनेड के साथ एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर खबर है। इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस को लेकर भी फिलहाल खबर सामने आ रही है। तो पुलवामा में आतंकी हमले को नाकाम करने को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और 10 ग्रेनेड के साथ युवक की गिरफ्तारी के बारे में खबर। सुरक्षा बलों के मुताबिक पुलवामा में आतंकियों ने बड़ी साजिश की थी और त्योहार के मौके पर देश में दहशत फैलाने की कोशिश हुई है, जिसे जवानों ने नाकाम कर दिया है। फिलहाल त्योहार पर घाटी को दहलाने की साजिश को जैसे नाकाम किया गया है, इस बारे में अपने सहयोगी अंकित से करूं बात। उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन, जहां 10 ग्रेनेड के साथ आतंकी की गिरफ्तारी और आतंकी के पास से 5 बैटरियां भी बरामद। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने साजिश को नाकाम कर दिया है। यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ है। आतंकी के पकड़े जाने के बाद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकित, पूरे ऑपरेशंस के बारे में क्या अपडेट? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कल दिन के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय सेना ने जम्मू संभाग के अखनूर ज़िले में अखनूर इलाके में, अखनूर के बटल इलाके में 3 आतंकियों को ढेर किया। वहीं कश्मीर घाटी में जो एक आतंकियों का मददगार था उसको गिरफ्तार किया है और 10 जो हैंड ग्रेनेड्स है उसको रिकवर किया गया है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय सेना हो या फिर इंटरलैंड पे जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर अखनूर ऑपरेशन की बात की जाए, इसमें सबसे खास और अहम बात यह कि इस ऑपरेशन में आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। वो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये टीवी9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। दरअसल 30 से 38 जो ड्रोन थे उसका सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया और आर्टिफिशियल लैब में इन पूरे फीड को असेंबल किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए आतंकियों की पिन पॉइंट जो लोकेशन थी उसको ट्रैक किया गया और वही इसी लोकेशन के जरिए तीनों आतंकी कहां पर छुपे हुए हैं वहां पर सुरक्षा बलों ने पिन पॉइंट टारगेट किया और तीनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया। इसके साथ साथ इन आतंकियों से बड़े पैमाने पे आर्म्स, एमुनेशन और साथ में खाने पीने का सामान, नशीला पदार्थ जो कि मेड इन पाकिस्तान मार्किंग के साथ था, वो रिकवर किया गया है। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सेना काम कर रही है, क्योंकि अब त्योहार का भी समय है और त्योहार के समय के साथ साथ अंकित ये बात भी कहना चाहूंगी कि बदलते मौसम की आड़ में भी जिस तरीके से घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, उसके तहत भी ऑपरेशंस बेहद जरूरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि त्योहार का समय है और लगातार इस तरीके के इनपुट्स भी मिल रहे हैं कि बर्फबारी से ठीक पहले बड़े पैमाने पे आतंकी जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेट करने की। जो सूत्र है वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 50 से 60 आतंकी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ लॉन्च पैड्स पे एक्टिव है, इस प्रयास में है कि घुसपैठ कर सके। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF पूरी तरीके से अलर्ट है। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल हमारे सहयोगी अंकित लगातार हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अखनूर से फिलहाल खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान की साजिश को एक बार फिर से आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि त्योहारी सीजन के साथ साथ जिस तरीके से अभी फिलहाल खबरें सामने आ रही हैं, लगातार जारी ऑपरेशंस को लेकर अभी फिलहाल अंकित हमें खबर दे रहे थे। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर बता दूं, जहां अखनूर में सेना ने अब किया AI का इस्तेमाल और इस बीच AI के जरिए आतंकियों की
की लोकेशन को जिस तरीके से ट्रैक किया गया है उसको लेकर खबर मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से अभी तक सेना की तरफ से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, अंकित इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। अंकित, अब एआई का इस्तेमाल अखनूर मुठभेड़ में पहली बार एआई के इस्तेमाल के बारे में फिलहाल क्या खबर? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। सबसे अहम और ख़ास बात ये कि इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर किया गया और पूरी तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन था, क्योंकि कोई भी कोलैटरल डैमेज जो है वो इस ऑपरेशन में नहीं हुआ है। तो ये माना जा सकता है कि पूरा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। अब एआई का इस्तेमाल किस तरीके से सेना ने किया? दरअसल भारतीय सेना की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब थी, जहां पर जो जितनी भी सर्वेलेंस फीड आ रही थी, तकरीबन 30 से 38 जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया गया था इस पूरे इलाके में निगरानी रखने के लिए। उसकी फीड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में आ रही थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए आतंकियों की जो पिन पॉइंट लोकेशन थी उसको ट्रैक किया गया। जैसे ही वो ट्रैक होता है और उसके बाद आतंकियों का खात्मा जो है वो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से किया जाता है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो अब इस्तेमाल की जा रही है, खास तौर पे इन ऑपरेशंस में, ताकि चलिए, तो अखनूर सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जिस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल हुआ उसके बारे में अंकित हमें जानकारी दे रहे थे, और किस तरीके से आतंकियों की लोकेशन को सीधे तौर पर ट्रैक करते हुए ही इस बारे में तमाम इनपुट मिले। आगे भी इस ऑपरेशन पर नजर बनाए रखें, अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। तो सबसे खास खबर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की पहली दिवाली भव्य बनाने की तैयारी किस तरीके से चल रही है उसकी अब खास तस्वीरें देखिए। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव आज है और 55 घाटों पर बिछाए गए 28 लाख दिए। पिछली बार के 21 लाख दियों का भी रिकॉर्ड तोड़ने की ये तैयारी है। सीएम योगी आज अयोध्या में ही मौजूद रहेंगे। राम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक को लेकर भी खबर है। तो अब अयोध्या से आ रही ये खास तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको बता दें आज पहली बार भव्य दीपोत्सव भी होने जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां और ये खास झांकियां, जहां देखिए किस तरीके से अयोध्या में ये अद्भुत दिवाली को लेकर तैयारियों की सबसे खास तस्वीर आपके सामने है। क्योंकि अब राम मंदिर निर्माण के बाद भव्य दीपोत्सव की तैयारी के बारे में भी खबर जान लीजिए, जहां घाटों पर दिए रखे जा रहे हैं। अयोध्या में 30,000 वॉलंटियर्स दिए जलाकर दीपोत्सव में पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हैं। तो फिलहाल झांकियों के साथ साथ ये सबसे ज्यादा खास तस्वीर उस दिवाली की आज देखने को मिलने वाली है जो अयोध्या में होगी, और 55 घाट जहां 28 लाख दिए रोशन करेंगे वो सबसे अद्भुत तस्वीर होगी, जहां नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और राम मंदिर निर्माण के बाद ये दिवाली सबसे खास, और रामलला की उसी दिव्य दीपावली की खास तैयारियों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये खास झांकियां इस वक्त नजर आ रही हैं। तो अब खास तस्वीरें आपके सामने, और ये वो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां देखिए श्री राम के चरित्र को किस तरीके से खास लाइटिंग के जरिए उकेरा गया है, और फूलों की महक के साथ इस वक्त जगमगाती हुई अयोध्या की वो खास तस्वीरें हैं जिसमें आज की सब तस्वीर सबसे ज्यादा खास होगी। क्योंकि आज क्या खास होने वाला है, आज आपको बता दें 55 घाट जहां पर 28 लाख से ज्यादा दियों के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और अब बात करते हैं एक ऐसे संभावित संगठन की जो अभी तक अस्तित्व में तो नहीं आया है, लेकिन ये पूरी दुनिया में बहस का एक बड़ा विषय बना हुआ है। अब तक आपने नेटो का नाम तो सुना ही होगा, मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 4 अप्रैल 1949 में अस्तित्व में, जिस संगठन में 32 देश हैं। और इसी की तर्ज पर अब नए संगठन की तैयारी चल रही है जिसका नाम हो सकता है मुस्लिम नेटो। मुस्लिम नेटो होगा कैसा, क्या करेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या अरब के 2 बड़े दुश्मन साथ आने वाले हैं? ईरान और सऊदी अरब हाथ मिलाने वाले हैं?
25 मुस्लिम देशों का सैन्य गठबंधन, इस्लामिक नाटो का गठन। क्या बदलने वाले हैं ग्लोबल समीकरण? मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अरब देशों में आग लगी है। अरब के ज्यादातर देश एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन अब यह दुश्मनी खत्म हो सकती है। हो सकता है कि अब इजराइल अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे तो ईरान की सेना का सामना तुर्की, इराक या सऊदी अरब की ताकत से हो जाए। या यह भी हो सकता है कि अगर अमेरिका फिर इराक की तरह किसी मुस्लिम देश पर एटमी हथियार रखने का आरोप लगाकर मिलिट्री एक्शन ले, तो दुनिया के 25 मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों की सेना सुपर पावर के सामने एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए। दुनिया के 25 ताकतवर मुस्लिम देश मिलकर नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो या मुस्लिम मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन यानी MMAO कहा जा रहा है। ऐसा हुआ तो नाटो के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन होगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया जैसे 10 बड़े मुस्लिम बहुमत वाले देश नए मुस्लिम नाटो के कोर मेंबर यानी मुख्य सदस्य हो सकते हैं। इनके अलावा इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, इन 10 देशों को मुस्लिम नाटो का प्रमुख पार्टनर देश बनाया जा सकता है। कोर मेंबर और पार्टनर देशों के अलावा मुस्लिम नाटो में 5 और देशों को सदस्य बनाया जा सकता है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई मुस्लिम नाटो के एसोसिएट सदस्य हो सकते हैं। दस कोर मेंबर, 10 पार्टनर देश और 5 एसोसिएट सदस्य यानी कुल 25 देशों की सेनाओं के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन हो सकता है। मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो जैसे संगठन के गठन की तैयारी तेजी से चल रही है। मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले देशों के बीच नाटो जैसे सैन्य गठबंधन का विचार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन का है। ऐसा करके एर्दोआन अरब देशों में सबसे शक्तिशाली और मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं। मुस्लिम नाटो एर्दोआन के दिमाग की उपज है। कुछ दिन पहले एर्दोआन ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इस्लामिक स्कूल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुस्लिम नाटो की पूरी योजना का खुलासा किया था। एर्दोआन ने कहा था, इजरायली अहंकार, इजरायली डाकुओं और इजरायली सरकार समर्थित आतंकवाद को रोकने वाला इकलौता जवाब इस्लामिक देशों के बीच सैन्य गठबंधन है। हमें मुस्लिम नाटो बनाना होगा। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन हर उस मुस्लिम देश से संपर्क कर रहे हैं जिसे लगता है कि इजराइल उनके लिए खतरा बन सकता है। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन ने इसी महीने मिस्र और सीरिया से संपर्क किया है। पिछले हफ्ते ही एर्दोआन ने अंकारा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी की मेजबानी की। तुर्की और मिस्र के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले 12 साल में यह पहला मौका था जब कोई मिस्र का राष्ट्रपति तुर्की पहुंचा था। एर्दोआन ने आपसी मतभेद भुलाकर अल सिसी के साथ मुस्लिम नाटो को लेकर चर्चा की। एर्दोआन लेबनान और सीरिया को इजराइल का डर दिखा रहे हैं। एर्दोआन ने UAE और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम बहुल देशों के साथ आपसी तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। माना यही जा रहा है कि इन कोशिशों के पीछे उनकी मंशा मुस्लिम नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की है। एर्दोआन की कोशिश खुद को इस्लामी देशों का सबसे बड़ा नेता बनाने की है। वो अरब देशों में ऑटोमन साम्राज्य जैसी सल्तनत वापस लाना चाहते हैं और उसके खलीफा खुद बनने की फिराक में है। मुस्लिम नाटो इसी महत्वाकांक्षा का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
मुस्लिम नेटो जैसी कोशिश एक बार पहले भी हो चुकी है। 9 साल पहले दिसंबर 2015 में IMCTC यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिजन नाम की संस्था बनाई गई थी और आतंकवाद के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने इसे बनाया था। ये संस्था आज भी एक्टिव है, लेकिन ना तो पाकिस्तान से आतंकवाद मिटा और ना सीरिया को ISIS के चंगुल में फंसकर बर्बाद होने से ये संस्था बचा पाई। अब ऐसे ही उद्देश्यों के साथ 25 सदस्यों वाली नई संस्था बनाने की तैयारी की जा रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई या फिर रेसेप तैयब एर्दोआन, इन तीनों के बीच अरब का खलीफा बनने की जंग चल रही है। कुछ दिन पहले अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल के खिलाफ दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाने की अपील की थी। दूसरी तरफ दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में से तुर्की एकमात्र देश है जो नाटो गठबंधन में शामिल है। इसके बाद भी एर्दोआन मुस्लिम देशों का नाटो जैसा ही गठबंधन बनाने के लिए कूटनीतिक कोशिशों में लगे हैं। लेकिन मुस्लिम नाटो बनाने की एक और आवाज पाकिस्तान से आई है। आजकल पाकिस्तान में भड़काऊ बयान दे रहा भगोड़ा जाकिर नाइक अपनी तकरीरों में मुस्लिम नाटो की बात कर रहा है। मुस्लिम नाटो का सवाल अमेरिका तक पहुंच गया है। एक पत्रकार ने अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता से जाकिर नाइक का नाम लेकर मैथ्यू मिलर से मुस्लिम नाटो पर अमेरिका की औपचारिक प्रतिक्रिया मांग ली। हालांकि मैथ्यू मिलर ने मुस्लिम नाटो के विचार पर अमेरिका का रुख साफ नहीं किया, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि 25 मुस्लिम देशों के बीच सैन्य गठबंधन करने और नाटो के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन करने की योजना अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। मिडिल ईस्ट के लगभग 19 देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस है। बहरीन, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल, तुर्की, जॉर्डन, UAE और कुवैत में अमेरिका के बड़े सैन्य बेस हैं। सऊदी अरब के रियाद में 1951 से अमेरिका की सेना का स्थायी बेस है। इसके अलावा सऊदी में अमेरिका का अल उदीद एयर बेस और प्रिंस सुल्तान एयर बेस भी है। इन्हीं मिलिट्री बेस से पूरे मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों पर अमेरिका नजर रखता है और नाटो का सदस्य होने की वजह से अमेरिका का साथ देना एर्दोआन की मजबूरी है। एर्दोआन इसी मजबूरी से निकलना चाहते हैं और नाटो जैसा एक और सैन्य मोर्चा बनाकर उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। नेटो में रहते हुए वो नेटो के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। नेटो में अमेरिका समेत 32 देश हैं और एर्दोआन की मंशा दुनिया के 27 मुस्लिम देशों को मिलाकर नेटो जैसी शक्ति हासिल करने और उस पर हुकूमत करने की है। लेकिन सवाल तो यह है कि तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से मिलकर अगर मुस्लिम नेटो बना तो उसका भारत पर क्या असर होगा? मुस्लिम नाटो जैसा संगठन अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसे बनाने की गंभीर कोशिशें हो रही हैं। अब समझिए कि मुस्लिम नाटो बनाने के पीछे का मुख्य मकसद क्या है। नाटो की तर्ज पर जिन 25 मुस्लिम देशों के जिस मुस्लिम नाटो को बनाए जाने की योजना है, उसका मुख्य मकसद एकजुट होकर आतंकवाद रोधी अभियान चलाना है। इसके अलावा इस संगठन के तहत मुस्लिम देश एक दूसरे के सैन्य बलों को अत्याधुनिक बनाने पर भी जोर देंगे। तीसरा मकसद इन 25 मुस्लिम देशों के बीच खुफिया जानकारियां साझा करना है। लेकिन सबसे बड़ा मकसद है महासंग्राम के समय दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनना। दुनिया तेजी से महायुद्ध की तरफ जा रही है। एक खेमा अमेरिका और नाटो देशों का है, दूसरा रूस, बेलारूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे रूस के साथ खड़े देशों का है। अगर 25 देशों का मुस्लिम नाटो बना तो ये तीसरी बड़ी ताकत होगी।